जिज्ञासा 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 ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विज्ञान जहां एक तरफ वरदान बन जाता है, विज्ञान के प्रयोग जहां एक तरफ मानवता के लिए एक वरदान की तरह होते हैं, एक सुविधा की तरह होते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये अभिशाप भी बन जाता है और इसमें पल भर की देरी नहीं होती। कभी किसी वैज्ञानिक प्रयोग या कभी किसी वैज्ञानिक कामयाबी, किसी वैज्ञानिक संयंत्र की वजह से ऐसे हादसे हुए हैं जो मानवता के लिए अभिशाप बन चुके हैं। और जिन दिनों में ये हादसे हुए हैं वो मानवता के इतिहास के काले दिन बन चुके हैं। आज के जिज्ञासा कार्यक्रम में हम ऐसे ही कुछ हादसों की बात करेंगे। साल 1984, दिसंबर का महीना और सर्दी बहुत जोरदार पड़ रही है। 2 दिसंबर की आधी रात भोपाल के लोग अपनी सुकून की नींद ले रहे थे। कोई नहीं जानता था कि इस रात एक ऐसा हादसा होने वाला है कि इनमें से कई लोग अगली सुबह का उजाला नहीं देख पाएंगे। भोपाल गैस त्रासदी, मानवता के इतिहास का एक काला दिन जिसे याद करके आज भी उस शहर के लोगों की रूह कांप जाती है। 2 और 3 दिसंबर की आधी रात भोपाल के लोगों के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं थी। भोपाल की हवा में घुल गया था मिथाइल आइसोसाइनाइड। यूनियन कार्बाइड के कारखाने के टैंकर नंबर 610 से एक जहरीली गैस लीक हुई थी और पूरा शहर जैसे मौत के तांडव में बदल गया था। 5 लाख से ज्यादा आबादी थी उस समय भोपाल की और तकरीबन पूरी आबादी इसकी चपेट में आई थी। इस कारखाने के आसपास की बस्तियों में सो रहे लोग तो नींद में ही मौत के आगोश में चले गए थे। जो लोग दम घुटने से घबराकर जागे वे गलियों में भागते हुए गिरे और फिर कभी नहीं उठे। जो कारखाने से कुछ दूरी पर थे वो मौत की इस हवा से बचने के लिए मीलों दूर भागते रहे। 8 घंटे तक मौत का ये तांडव चला और उसके बाद तफ्तीश शुरू हुई। आपको बताते हैं कि यह हादसा हुआ कैसे था। यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकन कंपनी थी और इसमें भोपाल के कारखाने में कुछ गिने चुने कर्मचारी काम कर रहे थे। ये कारखाना कीटनाशक बनाता था जिसे मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस की मदद से बनाया जाता था। इस गैस का पानी के साथ रिएक्शन इसे और खतरनाक बना देता है। उस दिन कर्मचारी केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट की सफाई कर रहे थे। इस सफाई में इस्तेमाल पानी बहते हुए गैस के स्टोरेज टैंक तक पहुंच गया। धीरे धीरे गैस ने पानी के साथ रिएक्ट किया। इसका पता तब चला जब कारखाने में मौजूद कर्मचारियों की आंखों में जलन होने लगी, सांस लेने में तकलीफ होने लगी। तब पता चला कि एक मुसीबत आ गई है। एक सायरन बजा दिया गया। ये आपातकाल का सायरन था। इस सायरन की आवाज और लोगों में मची अफरा तफरी से पूरे शहर में बदहवासी फैल गई थी। जिसको जहां जगह मिल रही थी, जो कुछ समझ में आ रहा था वो फैसले ले रहा था और पूरा शहर जैसे एक अदृश्य संकट से बचने के लिए बस दौड़ता चला जा रहा था। 3 दिसंबर की सुबह भोपाल में अभिशाप की सुबह थी। चारों तरफ लाशें ही लाशें। दरअसल यूनियन कार्बाइड की स्थापना 1 नवंबर 1917 को हुई थी। ये केमिकल इंडस्ट्री में सक्रिय कंपनी थी और तरह तरह के रासायनिक पदार्थ तैयार करती थी। ये कंपनी सन 1934 में भारत में आई थी और यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के तौर पर इसे इंडिया में रजिस्टर करवा दिया गया था। भारत में ये कंपनी कीटनाशक बनाती थी। इसके लिए कंपनी के प्लांट में मिथाइल आइसोसाइनाइड जैसी घातक गैस का इस्तेमाल किया जाता था। भारत में यूनियन कार्बाइड के कुल 14 कारखाने थे और 40-50 साल पहले कंपनी $200 मिलियन का कारोबार करती थी। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड ने भोपाल में जो प्लांट बनाया था वो 1969 में बनाया था। इस कारखाने में खेती में इस्तेमाल किए जाने वाला
पेस्टिसाइड तैयार किया जाता था। दिसंबर 1984 में गैस त्रासदी के बाद यह कारखाना बंद हो गया था। 1984 की उस काली रात यूनियन कार्बाइड की गैस 60 टन की तादाद में लीक हुई थी। ये इतनी खतरनाक गैस थी कि जो भी इसके संपर्क में आया उसकी मौत हो गई या हमेशा के लिए वो दिव्यांग हो गया। जो लोग सोते थे वो सोते ही रह गए। यही नहीं, इस गैस के प्रभाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस समय गर्भवती महिलाओं के बच्चे अपंग पैदा हुए थे। आज भी इसका असर देखा जा सकता है। इसी तरह का एक काला दिन था 26 अप्रैल 1986 का दिन। इस दिन चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में इतिहास का सबसे भयानक हादसा हुआ था और 32 लोगों की फौरन मौत हो गई थी। दर्जनों लोग पहले दिन रेडिएशन की वजह से बुरी तरह से जल गए थे। सोवियत संघ ने शुरू में तो इस घटना को छिपा लिया था, लेकिन स्वीडिश अथॉरिटीज की रिपोर्ट के बाद रूस ने यह स्वीकार किया कि ऐसा कोई हादसा हुआ था। चेरनोबिल पावर स्टेशन यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 130 किलोमीटर उत्तर में प्रिपिएट नाम के शहर में था। उस समय यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था, जो सोवियत संघ के विघटन के बाद एक स्वतंत्र देश बन गया। यह बेलारूस की सीमा से 20 किलोमीटर दक्षिण में था। चेरनोबिल पावर स्टेशन में 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे। यूनिट 1 का निर्माण 1970 में और यूनिट 2 का निर्माण 1977 में हुआ था। 1983 में यूनिट 3 और 4 पूरी हो गई थी। दुर्घटना के समय 2 रिएक्टर्स पर काम चल रहा था। संयंत्र के दक्षिण पूर्व की ओर प्रिपिएट नदी के पास एक कृत्रिम झील बनाई गई थी। प्लांट को ठंडा पानी मुहैया कराने के लिए इस झील को बनाया गया था। यूक्रेन के इस हिस्से में आबादी बहुत कम थी। रिएक्टर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर बसा नया शहर प्रिपिएट था, जहां करीब 50,000 लोग रहते थे। चेरनोबिल के पुराने शहर में 12,500 लोग रहते थे। पावर प्लांट के 30 किलोमीटर के दायरे में उस समय कुल 1.5 लाख लोग रहा करते थे। 26 अप्रैल को परमाणु संयंत्र में एक टेस्ट होना था। ये टेस्ट इस बात से जुड़ा हुआ था कि अगर पावर प्लांट फेल हो जाए तो क्या किया जा सकता है। ये देखना था कि उस स्थिति में अगर बिजली की सप्लाई बंद हो जाती है तो बाकी उपकरण काम करते रहेंगे या नहीं। वो ये पता लगाना चाह रहे थे कि उस स्थिति में टरबाइन कितनी देर तक घूमता रहेगा और बिजली की सप्लाई करता रहेगा। कंपनी के लोग ये जानना चाह रहे थे कि उस बिजली की मदद से कितनी देर तक रिएक्टर को ठंडा करने वाले कूलिंग पंप और अन्य उपकरणों को चलाया जा सकता है। टेस्ट की तैयारी 25 अप्रैल को शुरू हो गई थी। रात में करीब 1:30 बजे टरबाइन को कंट्रोल करने या रोकने वाले वाल्व को हटा दिया गया। उसके बाद रिएक्टर को आपातकालीन स्थिति में ठंडा रखने वाले सिस्टम को भी बंद कर दिया गया। रिएक्टर में एक ऑटोमेटिक स्विच लगा होता है जो किसी भी तरह की इमरजेंसी की स्थिति में रिएक्टर के अंदर नाभिकीय विखंडन की जो प्रक्रिया चल रही है उसे रोक देता है। तुरंत ही उस स्विच को भी बंद कर दिया गया था। बस ये सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। इसके बाद अचानक रिएक्टर के अंदर नाभिकीय विखंडन की लगातार चलने वाली प्रक्रिया बेकाबू हो गई। दरअसल इसकी वजह यह थी कि रिएक्टर दोषपूर्ण डिजाइन से बना था और कंट्रोल रॉड में भी कुछ कमियां थी। विखंडन से पैदा होने वाली गर्मी को बंद करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। पानी विखंडन की प्रक्रिया के दौरान पैदा होने वाले अतिरिक्त न्यूट्रॉन को सोख लेता है ताकि यह प्रक्रिया बेकाबू न होने पाए। पानी के अंदर भाप का बुलबुला बनता रहता है। आमतौर पर अभी जो रिएक्टर का डिजाइन होता है उसमें यह इंतजाम होता है कि भाप का बुलबुला ज्यादा बनने पर विखंडन की प्रक्रिया स्लो हो जाए, लेकिन चेरनोबिल रिएक्टर में कमी थी। उसमें बुलबुले के ज्यादा होने पर विखंडन की प्रक्रिया तेज हो जाती थी। दूसरी तरफ उसके कंट्रोल रॉड में भी प्रॉब्लम थी। आपको बता दें कि परमाणु संयंत्र में नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया से ऊर्जा पैदा होती है, नए न्यूट्रॉन बनते हैं। अतिरिक्त न्यूट्रॉन को सूखने के लिए कंट्रोल रॉड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर अतिरिक्त न्यूट्रॉन को नियंत्रित नहीं किया गया तो विखंडन की प्रक्रिया काबू से बाहर हो जाएगी और ऊर्जा की भारी मात्रा पैदा हो जाएगी, जिससे रिएक्टर में शक्तिशाली विस्फोट होने से रोका नहीं जा सकता। दुर्घटना की जांच के बाद पता चला कि रॉड जितना इस्तेमाल होना चाहिए था उससे कम इस्तेमाल हुआ था, जिससे रिएक्टर के अंदर विखंडन की प्रक्रिया पूरी तरह से बेकाबू हो गई थी। थोड़े ही समय में अंदर 2 शक्तिशाली विस्फोट हुए, जिससे पूरे वातावरण में रेडियो एक्टिव पदार्थ फैल गए थे।
विस्फोट इतना पावरफुल था कि रिएक्टर को ढकने वाली 1000 टन से ज्यादा वजनी प्लेट और उसके ऊपर की छत की धज्जियां उड़ गई थीं। रिएक्टर में इस्तेमाल होने वाली ईंधन की छड़ों के परखच्चे उड़ गए थे और छड़ें हवा में काफी ऊंचाई तक उछल गईं, जिससे पर्यावरण में रेडियोधर्मी पदार्थ फैल गए थे। शुरुआत में तो चेरनोबिल में 32 लोगों की मौत हुई, लेकिन दर्जनों लोग रेडिएशन की वजह से बुरी तरह से जल गए थे। फिर ये रेडिएशन यानी रेडियोधर्मी तत्व आसपास के पूरे माहौल में फैल गए थे। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से जितना रेडिएशन पैदा नहीं हुआ था, उससे कई गुना ज्यादा रेडिएशन यहां पैदा हुआ था। हवा के साथ रेडियोधर्मी तत्व उत्तरी और पूर्वी यूरोप में फैल गए थे। इस रेडिएशन से होने वाले कैंसर से बाद में सोवियत संघ में करीब 5000 लोगों की मौत हुई थी। विज्ञान के भयानक हादसों में से एक है कोलंबिया शटल का डिजास्टर। 1 फरवरी को होती है भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला की पुण्यतिथि। 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष में 16 दिन बिताने के बाद कल्पना चावला अपने 6 साथियों के साथ धरती पर लौट रही थीं और उनका यान क्षतिग्रस्त हो गया था। इस दुर्घटना में कल्पना चावला और उनके सभी सहयोगी अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। इसे कोलंबिया डिजास्टर के नाम से जाना जाता है और ये अंतरिक्ष अभियानों से जुड़ा सबसे बड़ा हादसा था। 1 जनवरी 2003 को नासा का अंतरिक्ष यान कोलंबिया अपनी अंतरिक्ष यात्रा के बाद 7 चालक दल के सदस्यों के साथ धरती पर लौट रहा था। कोलंबिया धरती पर लौटते समय जैसे ही धरती के वायुमंडल में घुसा, हादसे का शिकार हो गया। लोगों ने देखा कि आसमान में आग का एक गोला तेजी से नीचे की तरफ आ रहा है। इस हादसे में चालक दल के सभी 7 सदस्यों की मौत हो गई थी। इसके बाद नासा ने अगले 2 साल तक अपनी सारी स्पेस शटल फ्लाइट्स को रद्द कर दिया था। जांच से पता चला कि फोम का एक बड़ा टुकड़ा शटल के बाहरी टैंक से टूट गया था और स्पेस शिप का विंग भी इसकी वजह से टूट गया था। बाद में पता चला कि बाएं विंग में एक छेद के कारण बाहरी वातावरण से गैसें शटल के अंदर जाने लगी थीं। इससे सेंसर खराब हो गए और आखिर में कोलंबिया सभी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ नष्ट हो गया। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की बात अब कर ली जाए। उनकी वापसी फरवरी 2025 में होने वाली है और इस दौरान वो अंतरिक्ष में 250 दिन बिता चुकी होंगी। लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने की वजह से उनके शरीर, आंख और डीएनए में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। पहली बात तो यह है कि मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं और हड्डियों का घनत्व 1% से ज्यादा कम हो जाता है। नजर कमजोर होने का खतरा बहुत बड़ा है। रेडिएशन का भी एक बहुत बड़ा खतरा है। सुनीता विलियम्स से पहले भी कई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में लंबा समय बिता चुके हैं। सबसे ज्यादा दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड रूस के वालेरी के नाम है, जिन्होंने अंतरिक्ष में 437 दिन बिताए थे। जिज्ञासा के आज के अंक में हमने आपको बताए कुछ ऐसे हादसे जो मानवता के इतिहास के सबसे काले हादसे हैं और ये विज्ञान से जुड़े हुए हैं। विज्ञान मानवता की सुविधा के लिए नित नए प्रयोग करता है, नए उपकरण और कारखाने बनाता है, पर कभी कभी किसी गलती की वजह से ऐसे भयानक हादसे हो जाते हैं जो मानवता के इतिहास का कलंक बन जाते हैं। पर विज्ञान सफलता की राहों पर अग्रसर है और हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समयों में इस तरह के भयानक हादसे नहीं होंगे। इस कार्यक्रम के लिए शोध, आलेख, स्वर और संपादन आपके दोस्त यूनुस खान का था। आज का जिज्ञासा कार्यक्रम आपको कैसा लगा? विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर हमें जरूर बताइएगा। जिज्ञासा।